जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी में। दिस इज मानवेंद्र प्रताप सिंह। आज हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत की सीरीज चल रही है उसका लेक्चर थर्ड है। 2 लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं, जिन्होंने नहीं देखा है जाके देख लीजिएगा। और पुराने दोनों लेक्चर देखने जरूरी हैं, तभी आपको आज का लेक्चर समझ में आएगा। ठीक है, एक नई चीज़ आप लोगों के लिए ये है कि भाई अनअकैडमी की यूपीएससी समिट होने वाली है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है भैया, जल्दी से जाके रजिस्ट्रेशन करा लो। बहुत बड़े बड़े लोग उसमें बोलने वाले हैं और आपकी प्रिपरेशन के लिए ये रामबाण साबित हो सकता है। ठीक है, अगर आपने अभी तक अनअकैडमी की लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं करी है तो कर लीजिए। काफ़ी सारे कोर्सेज जो हैं आप फ्री में एज वेल एज प्लस का सब्सक्रिप्शन भी यहाँ से ले सकते हैं। अनअकैडमी में आपको बहुत सारी चीज़ें, डेली लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, सब कुछ एक ही सब्सक्रिप्शन में मिलेगा। आपको अलग अलग से हर चीज़ लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा अगर आप लोग मेरा जो रेफरल कोड है MPS, इसका यूज़ करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। यानी कि अगर आप 2 साल का कोर्स ले रहे हैं, 10% आपका यहाँ पे 57,000 कुछ रुपए का पड़ जाएगा। प्लस ये आपको और जगह पे नहीं मिलेगा, ये एक्सक्लूसिव मेरे साथ है कि अगर आपने मेरा कोड यूज़ किया है तो आपको मेरी पर्सनल मेंटरशिप भी मिलेगी जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता है। तो ये एक प्लस पॉइंट आपको हमारा कोड यूज़ करने का है। इसके अलावा यूपीएससी के अलावा किसी और एग्ज़ाम की भी आप तैयारी कर रहे हैं, आपके घर में कोई भी कर रहा है, तो इस कोड का यूज़ करके आप उसको सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। दिस इज़ अबाउट मी। अगर आप चाहें तो मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ये है इसकी लिंक। यहाँ से आप PDF भी ले सकते हैं, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। अदरवाइज आप टेलीग्राम पे सीधे सर्च कर सकते हैं LETSTUYY। ठीक है, तब भी आपको मेरे बारे में मेरा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं गाइज आगे। कल की क्लास तक हमने जो पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट्स थे वो देख लिए थे। अब मैंने आपको कहा था कि मैंने जो मॉडर्न हिस्ट्री में एक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं या फिर आप मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते हो वो छोड़ देते हैं। पहले हम पॉलिटी वाले पढ़ना था, तो वो हमने कर लिया। अब आज हम जो एक्ट हमारे छूट गए थे वो देखेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले बात करते हैं रिवोल्ट ऑफ 57 के बारे में। ये मैंने आपको पहले ही बताया था और मैं फिर से इसको रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। ठीक है, जो यार ये देखो रिवोल्ट हुई थी ना आपकी 1857 की, इसके बाद ना ब्रिटिशर्स को एक चीज़ समझ में आ गई थी। आपने एक डायलॉग सुना होगा, किसी को इतना भी मत डराओ कि उसका डर ही खत्म हो जाए। तो सेम चीज़ ब्रिटिशर्स को ये बात फील हो गई थी आफ्टर 1857 कि अगर हमने इंडियंस को इतना डराया ना तो ये हमसे डरना ही छोड़ देंगे और जिसके बाद हम इनके ऊपर शासन नहीं कर पाएंगे, ये विद्रोह करेंगे। तो इन्होंने क्या किया कि इंडियंस को इन्होंने सोचा कि अब हमें इनको इज्जत देनी पड़ेगी। इज्जत इन द सेंस कि हमें इनको भी इन्वॉल्व करना होगा डे टू डे गतिविधियों में, तभी ये लोग हम पे खुश रहेंगे, तभी ये लोग हमारे साथ अच्छे से हमें शासन करने देंगे। तो ये सारी चीज़ें जब हुई तो ब्रिटिशर्स क्या करते थे, मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था, जब भी उनको कोई प्रॉब्लम होती थी वो क्या लेके आते थे, बिल्कुल वो लेके आते थे एक्ट्स। और 1858 के एक्ट के बाद ये लेके आ गए आपका क्या, 1861 का एक्ट। ठीक है, एक्ट ऑफ 1861। इस एक्ट में काफ़ी सारे मेजर रिफॉर्म्स इन्होंने किए और ये आपको अच्छे से याद रखने की ज़रूरत है। ये मॉडर्न हिस्ट्री में भी काम आएगा एंड पॉलिटी में तो काम आएगा ही आएगा। ठीक है, इन्होंने क्या किया, सबसे पहली चीज़ इस एक्ट के अंदर किया, रिप्रेजेंटेशन जो है ऑफ इंडियंस इन लॉ मेकिंग प्रोसेस। ठीक है, सबसे पहली चीज इस एक्ट में क्या हुई कि भारतीयों का रिप्रेजेंटेशन बढ़ा दिया लॉ मेकिंग प्रोसेस के अंदर। ठीक है, जैसे ये बोल दिया भाई ब्रिटिशर्स ने कि अब तुम और मैं भाई भाई, अब हम लोग मिलकर राज करेंगे, सब कुछ सही है, हम लोगों में कोई डिफरेंस नहीं है, जैसे हम वैसे तुम। तो ऐसा करके इन्होंने हमारे सामने लड्डू फेंके। जैसे मैंने आपको बताया था ब्रिटिशर्स क्या करते थे, समय समय पे इंडियंस के सामने लड्डू फेंकते थे जिससे कि इंडियंस खुश हो जाएं और सारी चीज़ें जो हैं धीरे धीरे इंडियन जो हैं वो ब्रिटिशर्स की सुनने लग जाएं। ठीक है, इसके बाद वॉइसराय को ये पावर दे दी गई कि वो इंडियंस को एज ए नॉन ऑफिशियल मेंबर की तरह नॉमिनेट कर सकता था। ये भी इसी एक्ट के अंदर हुआ। ठीक है, ध्यान से सुनना मेरी बात। क्या हुआ, पहला तो इन्होंने रिप्रेजेंटेशन दिया इंडियंस को इन लॉ मेकिंग प्रोसेस, और वाइसरॉय के पास पावर थी कि भाई वो नॉमिनेट कर सकता था ऑफिशियल्स इंडियंस को फॉर नॉन ऑफिशियल पर्पस। ठीक है, ऑन नॉन ऑफिशियल कैपेसिटी में यहाँ पे वो नॉमिनेट कर सकते थे। इसके बाद देखो लॉर्ड कैनिंग ने क्या किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको एज इट इज याद होना चाहिए। लॉर्ड कैनिंग कौन थे, वॉइसरॉय थे। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग ने जो ये वॉइसरॉय को नॉमिनेट करने वाला मैंने बताया ना, इसके चलते हुए 3 लोगों को नॉमिनेट किया था इन
लेजिस्लेटिव काउंसिल, 3 भारतीयों को, 3 इंडियंस को लेजिस्लेटिव काउंसिल में इन्होंने क्या किया था, नॉमिनेट किया था। ठीक है, ये 3 इंडियंस के नाम एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं और आपको ये पता होना चाहिए कि भाई लॉर्ड कैनिंग ने कौन से 3 इंडियंस को लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉमिनेट किया था। तो पहला है राजा ऑफ बनारस। कौन है? राजा ऑफ बनारस। ठीक है, दूसरा नाम था आपका महाराजा ऑफ पटियाला, महाराजा ऑफ पटियाला। ठीक है, थोड़ा राइटिंग के लिए क्षमा करना, ये राइटिंग पैड पे नया नया लिखने की आदत डल रही है तो इसलिए हो रहा है। बाकी मैं फ्यूचर में कोशिश करूंगा अगले चैप्टर से, क्योंकि ये थोड़ा मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट था इसलिए मैंने इसको पीपीटी फॉर्म में ज़्यादा किया नहीं, बट जो नेक्स्ट चैप्टर से पढ़ेंगे तो उसको पूरा लिख के रखेंगे ऑलरेडी, जिससे ज़्यादा लिखना ना पड़े, तो आपको सब कुछ आराम से समझ में आ जाए। ठीक है, सर दिनकर राव। ठीक है, 3 बंदे थे, राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला और सर दिनकर राव। यहाँ पे लॉर्ड कैनिंग ने इन 3 भारतीयों को नॉमिनेट किया था लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए अंडर 1861 के एक्ट में। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीनों नाम आपके दिमाग में एज इट इज रटे होने चाहिए। अभी तक हमने क्या देखा, 1857 के बाद ब्रिटिशर्स को आई समझ में भाई इनको भी खुश करना पड़ेगा, इंडियंस को खुश नहीं किया तो हम वैसे भी यहाँ पे ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाएंगे, जिसके चलते हुए लॉर्ड कैनिंग ने हमारे सामने लड्डू फेंके, हमको भाई नॉन ऑफिशियल्स की तरह नॉमिनेट किया जाने लगा। लेजिस्लेटिव काउंसिल में 3 भारतीयों को नॉमिनेट कर दिया गया। 3 भारतीय कौन थे? राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला एंड सर दिनकर राव। ठीक है, इतनी चीज़ें क्लियर हुई। इसके बाद लॉर्ड कैनिंग साहब ने, किसने? लॉर्ड कैनिंग साहब ने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बोलने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। मैंने आपको क्या बोला था कि 1857 के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट का सीधे हम पे रूल होने लगा था, ईस्ट इंडिया कंपनी से पावर छीन ली गई थी और सब कुछ इन्होंने सेंट्रलाइज कर दिया था। सेंट्रलाइजेशन की तरफ 1858 के जो एक्ट आया था उस पर काम किया था ब्रिटिशर्स ने। लॉर्ड कैनिंग ने 1861 के एक्ट के थ्रू वापस से डिसेंट्रलाइजेशन की प्रोसेस जो है वो शुरू कर दी कि भाई इनको लगा कि यार सेंट्रलाइजेशन जो है ना वो हानिकारक साबित हो रहा है हम लोगों के लिए और हमें अब वापस से डिसेंट्रलाइजेशन की जो प्रोसेस उसको शुरू करना होगा। क्योंकि सेंट्रलाइजेशन से क्या हो रहा था कि पावर एक ही जगह पे आ जा रही थी, जिससे एक तो लोगों तक नेगेटिव चीज़ें पहुंच रही थी, दूसरा कंट्रोल करने में दिक्कत हो रही थी। तो 1861 के इस एक्ट में लॉर्ड कैनिंग साहब ने डिसेंट्रलाइजेशन की प्रोसेस को जो है वो शुरू कर दिया था। ठीक है, इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेजिस्लेटिव पावर। लेजिस्लेटिव पावर जो है वो यहां पे दे दी गई थी बॉम्बे एंड मद्रास में। ठीक है, ये क्या बोला मैंने, आपको समझ में आया होगा नहीं आया होगा। देखो, जब डिसेंट्रलाइजेशन हुआ या फिर पहले जब 1858 में सेंट्रलाइजेशन हुआ था, सारी चीज़ें केंद्रित करी जा रही थी, एक ही जगह पे पावर दी जा रही थी, उस टाइम पे बॉम्बे और मद्रास से ना पावर उनकी छीन ली गई थी। लेजिस्लेटिव काउंसिल जो बॉम्बे मद्रास की थी उनसे उनकी पावर्स को कम कर दिया गया था। बट यहाँ पे 1861 के एक्ट में ब्रिटिशर्स ने कहा कि भाई डिसेंट्रलाइजेशन करना है, डिसेंट्रलाइजेशन के बिना काम नहीं चलेगा, तो बॉम्बे एंड मद्रास के अंदर यहाँ पे पावर उनको वापस कर दी गई। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं आपको दिमाग में अपने रखनी है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसी में और भी कुछ चीज़ें थी तो वो भी देख लेते हैं। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल, 1861 का ही एक्ट चल रहा है भाई, देखते चलना। ये क्या हुआ, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ 3 न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। मैंने क्या बोला, 3 नई लेजिस्लेटिव काउंसिल का इस्टेब्लिशमेंट हुआ। कौन कौन सी? पहली थी बंगाल, ठीक है, फिर थी NWF। NWF की फुल फॉर्म सुन लेना, एग्जैक्ट ऐसे ही, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंसेस, इसको आप लिख सकते हो NWFP, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस। ठीक है, और तीसरा था पंजाब। ये नाम आपको एग्जैक्ट याद होना चाहिए कि किस 3 जगह पे लेजिस्लेटिव काउंसिल की स्टैब्लिशमेंट हुई थी 1861 के एक्ट में। तो हमें क्या समझ में आया, बंगाल में हुई, आपका नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में हुई और पंजाब में हुई। ठीक है, इतनी चीज़ें क्लियर हैं? कोई डाउट है किसी को इतने में? ठीक है,
एक क्वेश्चन था, मैंने आपसे पहले भी पूछा है, मैं फिर बता देता हूँ, एक बताओ यार, डायरेक्टली जो था अभी इससे पहले 1861 से पहले जो इम्प्लीमेंट हुआ था, या फिर डायरेक्टली नहीं, कल आपसे मैंने क्वेश्चन पूछा था लास्ट सेशन में, मुझे भी क्वेश्चन याद नहीं आ रहा है अभी, चलो याद आएगा तब बताऊंगा मैं, ठीक है। अब इसकी डेट्स भी याद रख लेना। बंगाल को लेजिस्लेटिव काउंसिल बंगाल में कब बनी थी? 1862 में। कब बनी थी? 1862 में। इसके बाद 1866 में। नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंट प्रोविंस में 1866 में। और वहीं पंजाब की अगर हम बात करें तो 1897 में। ठीक है, क्लियर हुई बात? नहीं हुई? क्लियर हो गई, वेरी गुड। नहीं हुई तो भी कोई बात नहीं। बंगाल में देखो 1862 में लेजिस्लेटिव काउंसिल स्टैब्लिश हुई, NWFP में 1866 में हुई, और पंजाब में 1897 में हुई। ये सब कौन से एक्ट में चल रहा है? ये सब चल रहा है 1861 के एक्ट में आपके, ठीक है। तो ये एज इट इज आपको ध्यान रखना है, इसमें बिल्कुल कोताही नहीं करनी है। जो मैंने बोल रहा हूँ उस तरीके से अगर याद रखोगे, कभी आपका इस पर्टिकुलर एक्ट से क्वेश्चन आएगा गलत नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद इस एक्ट में और भी एक चीज़ हुई, हम अभी यहाँ पे लिख देते हैं कि हम कौन सा एक्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है। वॉइसरॉय साहब ने ना इस एक्ट के अंदर एक चीज़ और करी थी। वॉइसरॉय साहब ने इस एक्ट में एक नई चीज़ करी थी गाइस। वो क्या करी थी? पोर्टफोलियो सिस्टम लाए थे। पोर्टफोलियो सिस्टम, ऑल्दो ये आ तो गया था आपका 1859 तक ही, लेकिन इसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट ना आपका 1861 के एक्ट में किया गया था। ये है क्या पोर्टफोलियो सिस्टम? इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इसको बहुत तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। क्या किया था इन्होंने? देखो, मेन पावर जो थी वो किसके पास थी? वॉइसरॉय के पास थी। किसके पास थी? वॉइसरॉय के पास। बट इस सिस्टम के अंदर इन्होंने क्या किया, छोटे छोटे लोगों को भी थोड़ी थोड़ी पावर दे दी कि तुम मेरे रेप्लिका हो, तुम मेरे बिहाफ पे फैसले ले सकते हो। इसको एक एग्जांपल से समझ लो कि भाई मोदी जी जो हैं वो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं। बहुत हाइपोथेटिकल एग्जांपल है बट समझ के चलना, अपन को कैसे करना है बस समझाने के लिए बोल रहा हूँ। मोदी जी हमारे क्या हैं? हेड है भाई, वो सारे फैसले ले सकते हैं, लेकिन उन्होंने कुछ पावर अपने गृह मंत्री को दे रखी है, कुछ पावर उन्होंने अपने एग्रीकल्चर मिनिस्टर को दे रखी है, कुछ लॉ मिनिस्टर को दे रखी है, कुछ फॉरेन मिनिस्टर को दे रखी है, कुछ होम मिनिस्टर को दे रखी है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये उन्होंने क्या किया, अपनी पावर को रिप्लिकेट कर रखा है, ठीक है। ये हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, मैं समझाने के लिए दे रहा हूँ। तो यही चीज़ यहाँ पे इस एक्ट के अंदर किया गया था। पोर्टफोलियो सिस्टम पे यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ सकता है, किस एक्ट में आया था ये पूछ सकता है। एज इट इज अपने दिमाग में बैठा लेना कि पोर्टफोलियो सिस्टम जो है वो कैनिंग साहब ने, वॉइसरॉय जो थे उनके द्वारा लाया गया था और अपनी रेप्लिका बनाई थी, पावर को शेयर किया गया था, ठीक है। अब इसके अलावा और हमारे लिए काम की चीज़ इसमें पर्टिकुलर एक्ट में तो नहीं है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक, हाँ, एक चीज़ हमारी इसमें रह गई है जो कि इम्पॉर्टेंट है काफ़ी, वो है ड्यूरिंग इमरजेंसी का प्रोविज़न। जो आज हमारे देश में है ना, वो कहीं ना कहीं यहीं से आया है भाई, ऑफ कोर्स यहीं से आया है ना। आपको पता ही है हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको क्या बोला जाता है? बैग ऑफ बोरोइंग्स, कि भाई आपने हर जगह से उधार लेके एक कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो यहीं से ली गई थी। ऑर्डिनेंस का जो कॉन्सेप्ट था वो यहीं से आया था, ठीक है। इसमें क्या था, वॉइसरॉय साहब जो है ना वो ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं। वॉइसरॉय साहब जो हैं वो ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं, और बिना आपके परमिशन के, विदाउट लेजिस्लेटिव काउंसिल के परमिशन के, इसकी जो लाइफ है कि वो कितने समय की है? 6 मंथ, ठीक है। यहाँ पे भी ये कौन सा एक्ट है? ये 1861 के एक्ट में ही आया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्ट है ये, बट ये आप मॉडर्न हिस्ट्री में जब पढ़ोगे ना तो आपको इसमें तब समझ में आएगा। कुछ क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री में इसमें से पूछे गए हैं पास्ट में, ठीक है। अभी मेरी बात सुनना, इमरजेंसी के टाइम पे ऑर्डिनेंस पास करने की पावर वॉइसरॉय को चली गई। किस एक्ट में चली गई? 1861 में चली गई, और इसका जो टाइम पीरियड रहेगा वो कितना रहेगा? 6 मंथ का रहेगा, ठीक है। और दूसरी चीज़ यार देखो, आप लोगों को मैं फिर से बोलना चाहता हूँ, अगर आप लोग अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं प्लीज़ ले लीजिए, आपके भविष्य की बात है। इधर उधर पैसा वेस्ट ना करिएगा। 1.5-2 लाख ऑफलाइन कोचिंग को देने से कोई मतलब नहीं है। घर बैठ के अच्छे से तैयारी करिए, और मेरा जो कोड है MPS, इसका यूज़ करिए, जिससे कि आपको 10% का ऑफ मिलेगा, प्लस मेरी पर्सनल मेंटरशिप मिलेगी, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको सेशन अच्छा लगता है तो इस सेशन में कमेंट किया करिए जो मैं क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ। आज का आपका जो क्वेश्चन है वो ये है कि, ठीक है,
ठीक है, किस एक्ट से ब्रिटिशर्स ने आफ्टर रिवोल्ट जो हुआ था 1857 की क्रांति हुई थी, उसके बाद डिसेंट्रलाइजेशन की प्रोसेस शुरू करी थी, उस एक्ट का नाम बताना है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत बेसिक है, अभी जिसने थोड़ा सा भी ध्यान दिया होगा लगा देगा दिमाग यहाँ पे। किस एक्ट से डिसेंट्रलाइजेशन की प्रोसेस शुरू हुई थी? ठीक है, आई एम आस्किंग अबाउट डिसेंट्रलाइजेशन। थोड़ा ध्यान से सुन के इसका जवाब कमेंट सेक्शन में देना है आप लोगों को। ठीक है, चलो बढ़ते हैं फिर आगे। अब इसके बाद बात करते हैं किसकी? साइमन कमीशन की। किसकी बात करते हैं? साइमन कमीशन की। ठीक है, आप लोगों के कमेंट देख रहा हूँ मैं, क्या चल रहा है भाई, क्या कुछ जवाब आया क्या इसका? जो बच्चे बाद में देखेंगे, जो दोस्त हमारे बाद में देखेंगे इस वीडियो को, तो वो लोग कमेंट सेक्शन में बाद में कमेंट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं साइमन कमीशन की। किसकी बात करते हैं? साइमन कमीशन की, द ग्रेट साइमन कमीशन। ग्रेट क्यों बोल रहा हूँ मैं? क्योंकि इस साइमन कमीशन के आने के बाद से ना हमारे देश में अचानक से एक अलग तरीके की, आप कह सकते हो, लोगों में ऊर्जा जाग चुकी थी देश की आज़ादी के लिए। ठीक है, देखो यार, मैंने आपको कल के सेशन में बताया था, और फर्स्ट सेशन में बताया था कि ब्रिटिशर्स का एम क्या रहता था, अराउंड हर 10 ईयर्स में वो एक एक्ट लेके आते थे। 1919 का जो एक्ट आया था, नाम बताओ इसका, सोचो दिमाग में। इसमें इन्होंने कॉन्सेप्ट लाया था कि भाई हर 10 साल के बाद हम रिव्यू करेंगे कि हमारे एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो रहा है और उसमें कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है कि नहीं है। ठीक है, तो 1909 में आया, फिर 1919 में आया, फिर 1929 में आना था, और उससे पहले कोई अथॉरिटी आनी थी और वो चेक करनी थी कि जो पुराना एक्ट था उसमें कुछ फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ। तो इसीलिए आपकी साइमन कमीशन आई 1927 में। कौन आई? 1927 में साइमन कमीशन आई। घोड़े पे बैठ के आपके कौन आए भाई? ब्रिटिशर्स। कौन आए? ब्रिटिशर्स। भारतीयों को पसंद नहीं आया कि भाई ब्रिटिशर्स घोड़े पे बैठ के क्यों आए, मजाक करता हूँ, है ना। ब्रिटिशर्स भारत में आए, साइमन कमीशन के अंदर आए। इंडियंस को दिक्कत ये थी कि एक भी इंडियन इस कमीशन के अंदर में नहीं था, और एक ऐसी स्टेटमेंट भी ब्रिटिशर्स के द्वारा कहीं से रिलीज़ हो गई थी कि भाई भारतीय इस काबिल ही नहीं है कि वो लॉ मेकिंग प्रोसेस में इंक्लूड किए जा सकें। और फिर उसके बाद तो आपको पता ही, हम लोगों का गुस्सा, हम लोगों पे ईगो पे बात आ जाती है। तो यहाँ पे ईगो पे बात आई, और उसके बाद साइमन कमीशन का हुआ अच्छा खासा विरोध। ठीक है, अब साइमन कमीशन की जो कुछ रिकमेंडेशंस थी वो हम देखते हैं कि क्या क्या तब्दीलियां यहाँ पे करने की बात करी गई थी। ठीक है, तो सबसे पहला जो है वो था अबॉलिशन ऑफ, इंपॉर्टेंट चीज बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना, डायरेक्टली। कल मैंने आपको बताया था डायरेक्टली क्या होता है, रिजर्व्ड और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट वाला। अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, ये जो डायरेक्टली इंप्लीमेंट हुई थी ना अभी, ये प्रोविंसेस में हुई थी जहाँ पे राजा वाजा रहते थे, अभी सेंट्रल लेवल पे नहीं हुई थी। ठीक है, ये यहाँ पे प्रोविंसेस की बात हो रही है, और इस प्रोविंसेस के ऊपर जो डायरेक्टली लगाई गई थी इसकी अबॉलिशमेंट करी गई। तो पहली चीज़ तो ये यहाँ पे इसका प्रावधान आया। ठीक है, इसके बाद कहा गया कि भाई रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाओ स्टेट के अंदर। ठीक है, मतलब कोई खास ऐसी चीज़ इसमें है नहीं, है ना। कम्युनल इलेक्ट्रोड को कंटिन्यू करने को कहा साइमन कमीशन ने, इसका भी काफ़ी विरोध हुआ था इंडिया में, गांधी जी तो खासकर इसके विरोधी थे। ठीक है, कम्युनल इलेक्ट्रोड जो था इसको यहाँ पे अबॉलिश करने की बात हुई थी कि भाई ये जो धर्म के नाम पे आपने वोट बांट रखे हैं ना, ये बंद करो, कास्ट धर्म इसके नाम पे। बट साइमन कमीशन ने कहा था कि इसको कंटिन्यू रखो, इसके बिना काम नहीं चलेगा। ठीक है, और काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना वो इस एक्ट, ये जो पर्टिकुलर रिकमेंडेशन था उसकी 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में इंक्लूड करी गई थी। ठीक है, अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो इसमें रह जाती है और वो लोग पढ़ना भूल जाते हैं। मतलब मैंने देखा है मोस्टली जो हम लोग होते हैं वो साइमन कमीशन में जब भी पढ़ते हैं तो वो टॉपिक छोड़ देते हैं। ठीक है, एक नाम आपने सुना होगा, अभी आप बताएंगे, मैं लिख रहा हूँ, बताओ क्या लिख रहा हूँ, सही बोल रहे हो, वाइट पेपर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म। साइमन कमीशन पढ़ रहे हो और अगर ये नहीं पढ़ रहे हो ना तो पूरी पढ़ाई बेकार है। ठीक है, साइमन कमीशन के अंदर वाइट पेपर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म आया था। ये क्या है? अगर यूपीएससी ये पूछ लेती है तब क्या लिखोगे? वाइट पेपर कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म था कि इंडियंस के साथ भेदभाव नहीं होगा। क्या नहीं होगा? इंडियंस के साथ कोई भी भेदभाव नहीं होगा। सारे नियम जो आएंगे वो इंडियंस के लिए भी फेवरेबल होंगे और ब्रिटिशर्स के लिए भी फेवरेबल होंगे। और इसको अगर मैं बोलूँ तो हिंदी ब्रिटिशर्स भाई भाई, ये कहने का मतलब ये दिखाया गया था हमको कि आपके साथ कोई मतलब
भेदभाव नहीं होगा, इक्वल ट्रीटमेंट मिलने वाली है आपको, हमको, सबको, ठीक है। तो ये भी साइमन कमीशन में रिकमेंडेशन आई थी, और ये आपको ध्यान रखना है कि वाइट पेपर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म क्या था, और इसको ही इंक्लूड किया गया था 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। अगर यूपीएससी पूछ लेता है तो ये मत सोचना कि सर ने पढ़ाया नहीं है, भाई सर ने पढ़ाया है, आपने ध्यान नहीं रखा, ठीक है। तो क्लियर हुई चीज़ें आज की, आज जो हमने पढ़ा क्लियर हुआ। एक बार जल्दी से रिवीजन करते हैं, ठीक है। 1861 का एक्ट हमने देखा, इसमें हमने क्या देखा भाई, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडियन इन लॉ मेकिंग प्रोसेस स्टार्ट किया गया। लॉर्ड कैनिंग ने लेजिस्लेटिव काउंसिल में 3 लोगों को इंक्लूड किया, तीनों के नाम मैंने आपको पूछे थे, राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ आपका पटियाला और सर दिनकर राव, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको एक चीज़ ये बताई थी कि जो लॉर्ड कैनिंग है उन्होंने डिसेंट्रलाइजेशन की प्रोसेस शुरू करी थी 1861 के एक्ट में, जो कि 1858 के एक्ट में सेंट्रलाइजेशन की प्रोसेस शुरू कर दी थी ब्रिटिशर्स ने, और यहाँ पे जस्ट अपोजिट किया गया है उसका, ठीक है। इसके बाद बहुत सारी चीज़ें हुई, आपकी लेजिस्लेटिव काउंसिल 3 नई इस्टेब्लिश हुई, बंगाल की हुई 1862 में, आपका नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस की हुई 1866 में, पंजाब की हुई 1897 में, ठीक है। क्लियर हुई इतनी सारी बातें, बिल्कुल एकदम क्लियर है, वेरी गुड। पोर्टफोलियो सिस्टम भी 1861 के एक्ट में लाया गया। पोर्टफोलियो का मतलब क्या था, रेप्लिका क्रिएट करना। वॉइस रॉय ने अपनी पावर जो है कुछ कुछ बांट दी कि भाई कुछ बार मेरे से कम हो और मेरे बिहाफ पे ये लोग फैसला ले सकते हैं, लेकिन फाइनल डिसीजन भी वॉइस रॉय का ही होगा, अगर वो चाहे तो उसको चेंज भी कर सकता था, ठीक है। इमरजेंसी के टाइम ऑर्डिनेंस का कॉन्सेप्ट, कभी कभी क्वेश्चन ये भी आ जाता है, ऑल्दो प्रीलिम्स में तो नहीं देखा है मैंने, पर स्टेट पीएससी अगर कोई देता होगा तो आ सकता है कि ऑर्डिनेंस जो है हमने कहाँ से इसका कॉन्सेप्ट लिया है, कहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने चुराया है, कहाँ के लॉ से चुराया है। तो भाई ध्यान रखना, ब्रिटिशर से ऑर्डिनेंस का जो कॉन्सेप्ट आप देख सकते हो 1861 के एक्ट में लाया गया था कि इमरजेंसी के दौरान ऑर्डिनेंस वॉइस रॉय ला सकता है 6 मंथ तक, ठीक है। फिर उसको लेजिस्लेटिव काउंसिल में चीज़ें लेके जानी पड़ेगी। इसके अलावा फिर साइमन कमीशन की बात हुई, हर 10-10 साल में एक्ट आते थे। 1919 का जो एक्ट आया था, नाम मैंने आपसे पूछा है, कल ही पढ़ाया है आपको, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म जो था, उसमें ये बात आई थी कि भाई जो ये 10 साल के लिए तुम एक्ट लाते हो इसकी स्टडी कराओ कि भाई इसका कुछ इम्प्लीकेशंस क्या हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्या चेंज कर सकते हैं। सीधा सीधा अगर ब्रिटिशर्स के लैंग्वेज में कहूँ तो भाई जाके देखो कि इंडियंस को इससे नुकसान हो रहा है कि नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है तो हमें और करना है, ठीक है। तो ये करने के लिए इन्होंने साइमन कमीशन भेजी 1927 में, क्योंकि अगला एक्ट आना था 1929 में। तो साइमन कमीशन आई तो भारतीयों ने कहा कि भाई इसमें तो एक भी हिंदी नहीं है, सारे के सारे ब्रिटिशर्स हैं, तो हमारा तो भाई मन नहीं लगेगा, हम नहीं जानते, हमें नहीं करना, हम इसको मानते ही नहीं हैं। तो भाई ब्रिटिशर्स को गुस्सा आया, इन्होंने कह दिया कि भाई इंडियंस तो इस लायक ही नहीं कि लॉ मेकिंग प्रोसेस में हम इनको ले सकें। फिर क्या था, हमारी ईगो हर्ट हो गई और बवाल हुआ अच्छा खासा। साइमन कमीशन का सबसे ज़्यादा विरोध करने वाले एक हमारे क्रांतिकारी नेता जो थे, उनका नाम आप बताएंगे मुझे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। जितने क्वेश्चंस पूछता हूँ इसमें से कोई सा भी पता रखा है कमेंट सेक्शन में बाद में बता दिया करो, ठीक है। इसके बाद डायरेक्ट की अबॉलिश हुई साइमन कमीशन के द्वारा, डायरेक्ट की प्रोविंसेस में अभी हुई है, अभी ऊपर तो आई नहीं है, सेंट्रल में तो आई नहीं है, आगे आएगी, पर डायरेक्ट की प्रोविंसेस में अबॉलिश कर दी गई साइमन कमीशन के द्वारा। डायरेक्ट की क्या था, ट्रांसफर सब्जेक्ट, रिजर्व सब्जेक्ट, कल पढ़ाया था मैंने, ठीक है। इसके अलावा क्या था, हाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और थी इसमें, वाइट पेपर कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म की यहाँ पे बात करी गई कि भैया हिंदी विदेशी भाई भाई, हम जो हैं वो आप, हम आपके साथ कोई भेदभाव नहीं करेंगे, जो हमारे लिए वो आपके लिए, हम भी गेहूं की रोटी खाएंगे, आप भी गेहूं की रोटी खाएंगे। ये सब बेवकूफ़ बनाने की चीज़ें थी, लड्डू फेंके जा रहे थे हमारे सामने, और हम लोग कुछ लोग इससे खुश हो रहे थे, कुछ लोग इस बात को समझ रहे थे, ठीक है। और ठीक है, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में भी वाइट पेपर कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म को इंक्लूड किया गया था। तो आज का जो सेशन है गाइस हमारा यही ख़त्म होता है, एंड आई होप आप लोग जो है पढ़ रहे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे। अगर आप लोगों को फिर से बोल रहा हूँ अकेडमी का सब्सक्रिप्शन लेना है तो मेरा कोड यूज़ करना MPS, इस कोड को यूज़ करके आपको मेरी पर्सनल मेंटरशिप मिलेगी, प्लस 10% का डिस्काउंट तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा अनअकैडमी की अभी कॉन्क्लेव होने वाली है यूपीएससी की, काफ़ी बड़े बड़े स्पीकर्स बोलेंगे, फ्री में है भाई, रजिस्ट्रेशन कर लो जाके, डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ी हुई है। आप मुझे अनअकैडमी के ऐप पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में डली हुई है। आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, इसकी लिंक मैंने सामने लिख रखी है, ये रही, और telegram.me LETS फिर STUDYYY, ठीक है। इंस्टाग्राम पे आप मुझे मानवीन 28 से फॉलो कर सकते हो।
अगर आप मेरे बारे में जानना चाहते हो तो देखिए फैकल्टी ऑफ लॉ जामिया मिल्लिया इस्लामिया से मैंने लॉ करी है अपनी, ठीक है। लखनऊ हाई कोर्ट में मैं प्रैक्टिस करता हूँ और करंट अफेयर एंड पॉलिटी का एक्सपर्ट हूँ, ठीक है। तो काफ़ी सारे अलग अलग एग्जाम्स के लिए मैंने बच्चों को पढ़ाया हुआ है। तो दिस इज़ मी, दिस इज़ माई सेशन। मिलते हैं कल फिर इसी टाइम 9 बजे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, घर पे रहिए, कोरोना में थोड़ा बच के रहिए। टेक केयर गाइस, जय हिंद, जय भारत।